नमस्कार मित्रों, चक्रव्यूह न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि बहुत जल्द हम जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी और परिसीमन की जो खामियां हैं उस पर एक वीडियो लेकर के आएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के पूर्व उसमें परिसीमन किया गया था राज्य में और उसके बाद चुनाव की घोषणा भी हो गई है। वहाँ पिछले कुछ वर्षों में क्या डेमोग्राफी बदलाव हुए हैं, परिसीमन में क्या खामियां रही हैं, ये मुद्दे इस कंटेंट में हम आपके सामने रखेंगे। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने संसद में प्रस्ताव ला करके धारा 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करते हुए दोनों को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था। लद्दाख पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया था और उसी समय ये कहा गया था कि समय अनुकूल आने पर जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देते हुए वहां चुनाव कराए जाएंगे। यूनियन टेरिटरी की बात अगर करें तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जो आज़ादी से लेकर अब तक ज्वलंत रहा है। सुरक्षा के लिहाज से, विवाद के लिहाज से, युद्धों के लिहाज से, डेमोग्राफी के लिहाज से और सरकार और समाज के ऊपर जो समय समय पर संकट आते रहे उसके लिहाज से भी वो विशेष महत्व रखता है। और मेरा मानना है कि लद्दाख के साथ साथ कश्मीर घाटी को भी पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी में रखा जाना चाहिए था। जम्मू को उससे अलग करते हुए एक नए राज्य के रूप में, एक नए राज्य का दर्जा देते हुए वहां चुनाव प्रक्रिया बहाल करनी चाहिए थी। लेकिन केंद्र सरकार की अपनी योजना है, अपनी नीतियां हैं। उन्होंने लद्दाख को अलग रखा है और जम्मू कश्मीर का जो शेष हिस्सा है वहां चुनाव की घोषणा कर दी गई है। मित्रों, आप देखें तो पिछले कई वर्षों में जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया कि वहां क्या परिवर्तन हुआ है। लद्दाख में भी परिवर्तन हुआ है। लद्दाख को बहुत चर्चा यहाँ करना इसलिए आवश्यक नहीं है कि लद्दाख की समस्या दूसरे प्रकार की है। वहां अभी कुछ वर्षों से डेमोग्राफी इन्फ्लुएंस शुरू हुआ है, आगे चल के इसके नतीजे गंभीर होंगे। अभी आज हम जम्मू कश्मीर पर विशेष रूप से विषय को केंद्रित रखेंगे। परिसीमन से पहले की जो स्थिति थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो क्षेत्रीयता के लिहाज से सबसे बड़ा क्षेत्रफल लद्दाख था, दूसरे नंबर पर जम्मू था, तीसरे नंबर पर कश्मीर था। कश्मीर घाटी को कश्मीर कहा जाता है। और आबादी के हिसाब से सरकारी आंकड़ों में यह माना जाता रहा है कि नंबर 1 पर, बिल्कुल ठीक इसका उल्टा, नंबर 1 पर कश्मीर है, नंबर 2 पर जम्मू, नंबर 3 पर लद्दाख है। और उसी के हिसाब से वहां पर विधानसभा की सीटें पहले तय की गई थी। 37 सीटें जम्मू के क्षेत्र को मिली थी, जम्मू संभाग में, और 46 सीटें कश्मीर को मिली थी। 24 सीटें पीओके का जो एरिया है उसको मिली थी। 111 सीटें निर्धारित की गई थी। परिसीमन के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जम्मू में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं। लद्दाख चूंकि अलग हुआ है तो वो 7 सीटें खत्म हो गई हैं और 7 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई हैं और कश्मीर में 47 सीटें हैं।
इस समय, और 24 सीटें पीओके में पहले से ही तय है। कुल मिला के 114 सीटें हुई हैं। इसकी डेमोग्राफी की अगर बात करें तो दोनों राज्यों में अलग अलग आबादी, एक ही राज्य है लेकिन आबादी का औसत अलग है, और एक राज्य होने के कारण अलग अलग आबादी दर्ज नहीं है रिकॉर्ड में। इसलिए ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कश्मीर की आबादी एक्चुअल में कितना है और जम्मू की कितना है, और कास्ट वाइज आबादी कितना है। इसका राजनीतिक आर्थिक लाभ एक विशेष समुदाय को मिलता है, अर्थात कश्मीर घाटी में रहने वालों को मिलता है, और शायद ये स्थितियां बने रहने तक मिलता रहेगा। मोटा मोटा अगर हम देखें तो जम्मू में जो गैर मुस्लिम आबादी है वो लगभग 80% के आसपास है, और मुस्लिम आबादी 8% के आसपास बताई जाती है। लेकिन जनगणना ईमानदारी के साथ नहीं हुई है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि एक्चुअल स्थिति वहां की क्या है। कश्मीर में देखें तो कश्मीर में 97% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। 2 से 3% विभिन्न पहाड़ी जातियां हैं जो यदा कदा इधर उधर पहाड़ों पर रहती हैं। और जम्मू, कठुआ, सांबा, उदयपुर, ये जम्मू के कुछ जिले हैं जो हिंदू बाहुल्य कहे जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ है। खास तौर से आप देखें जब म्यांमार से एक बड़ा पलायन हुआ था रोहिंग्या मुसलमानों का, और उसके बहुत पहले से बांग्लादेशी मुसलमान भी निकल करके पूरे देश में फैले हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी बड़े पैमाने पर ये जम्मू में भी गए हैं, लद्दाख में भी गए हैं, कश्मीर में नहीं गए। कश्मीर में इनको नहीं जगह मिली है। जम्मू के चारों ओर ये फैले हुए हैं, और वहां की डेमोग्राफी के इसी तरह से प्रभावित कर रहे हैं जैसे पहले कश्मीर में डेमोग्राफी को प्रभावित करते करते उनकी संख्या बहुमत में हो गई और वहां हिंदू अल्पसंख्यक होते चले गए। ये स्थितियां धीरे धीरे अब जम्मू में पैदा हो रही हैं। एक रोशनी एक्ट का मामला आया था, उस मुकदमे में हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने निर्णय भी किया था और ये कहा था, सरकार को निर्देश भी दिया था कि ये जो अनधिकृत रूप से लोग बसे हुए हैं, रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनों का बंदरबाट हुआ है, वहां के नेताओं ने, राजनीतिक दलों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने और बहुत प्रकार के अतिक्रमण करने वालों ने सरकारी जमीनों को कौड़ियों को भाव खरीद लिया था। सरकार ने उनका रेवड़ी की तरह बंदरबाट किया था, वो खाली कराया जाए और जो बाहर से आए हैं इनको यहां से हटाया जाए, इसका आदेश दिया गया था न्यायालय के द्वारा। लेकिन अभी तक कोई कारगर कार्यवाही इस मामले में नहीं की गई है, जबकि पिछले कुछ वर्षों से कहने के लिए वहां राष्ट्रवादी सरकार है और केंद्र की सरकार है, केंद्र के गवर्नर रूल है, लेकिन इन सब मुद्दों पर कोई बहुत कारगर कदम अब तक उठाया नहीं गया है। एक बात और यहां कहना बहुत जरूरी, 2011 में जो जनगणना हुई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस ने जो जनगणना कराई थी उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्टेट कमेटी के साथ वहां के जितने क्षेत्रीय दल, जो बड़े दल हैं, एनसीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके, कांग्रेस तो है ही है उनके साथ, और पीडीपी को भी छोड़ दें तो जितने भी दल हैं छोटे बड़े, सब ये मानते हैं कि 2011 की जनगणना में बहुत हेराफेरी की गई थी और जानबूझ करके जम्मू की संख्या कम दिखाई गई है, कश्मीर घाटी की संख्या ज्यादा दिखाई गई। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर जम्मू की आबादी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा दिखेगी, ज्यादा जनगणना में आएगी, तो जम्मू में सीटें बढ़ानी पड़ेगी, और जम्मू में सीटें अगर बढ़ेगी तो सरकार जम्मू से बनना शुरू हो जाएगी, सरकार का सीएम जम्मू से बनना शुरू हो जाएगा। और ये न चाहते हुए सरकार ने ऐसा उपाय किया कि जम्मू की संख्या कम दिखाई जाए, कश्मीर की संख्या ज्यादा दिखाई जाए। और दूसरे, जम्मू में जो एक समुदाय विशेष के लोग बाहर से भी आ गए हैं, और उसके बाद 14 के बाद भी इनकी बहुत संख्या आई है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में जो आई है, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, उनकी संख्या कितनी है एक्चुअल में जब तक जनगणना नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। और 2011 के बाद 2021 में जनगणना ड्यू थी। केंद्र सरकार ने जनगणना क्यों नहीं कराई,
जबकि उनकी पार्टी के लोग भी चाहते थे, जो कि जम्मू कश्मीर के नेता हैं, तमाम पार्टी के लोग चाहते थे कि परिसीमन के पहले जनगणना कराई जाए, लेकिन जनगणना नहीं कराई गई। और पुरानी जनगणना के आधार पर, जिसको ये सभी पार्टियां कह रही हैं कि उसमें हेराफेरी हुई थी, गलत तरीके से जनगणना कराई गई थी, जानबूझ करके मैनिपुलेट किया गया था चीजों को, सरकार ने उसी आधार पर परिसीमन कराया। और उसका खामियाजा ये रहा कि जम्मू में बहुत सीटें और बढ़ सकती थी, जो 7 सीटें बढ़ाई है, इससे कई ज्यादा सीटें बढ़ सकती थी और कश्मीर में कम होती, क्योंकि कश्मीर से लगातार पलायन हुआ है, गैर मुस्लिमों का हुआ है, वो सब जम्मू में आए हैं, दिल्ली में आए हैं, लेकिन कम से कम कश्मीर से तो पलायन हुआ, तो वहां संख्या कम होनी चाहिए, और लाखों में ये संख्या है पलायन करने वालों का 90 के बाद। और मुस्लिम परिवार जो पढ़े लिखे हैं, जो बाहर निकल गए, नौकरी के निकल गए या किसी भी तरीके से निकल गए, बहुत सारे लोग वहां की परिस्थितियों को देखते हुए बाहर शिफ्ट हो गए, तो संख्या वहां कम होनी चाहिए थी, लेकिन वहां की संख्या लगातार ज्यादा दिखाई जा रही है और जम्मू की कम दिखाई जा रही है। इस प्रकार से जनगणना के बिना परिसीमन कराने के कारण बहुत सारे नुकसान भी उठाना पड़ेगा जम्मू को, जिसे शायद सरकार ने ध्यान नहीं दिया। एक बात और मैं इसमें जोड़ूंगा कि जब जम्मू कश्मीर के बारे में निर्णय करने की बात आई, यूनियन टेरिटरी घोषित होने 370-35 से खत्म होने के बाद जब पहली बैठक होती है जून 24 को दिल्ली में, तो विभिन्न पार्टियों के लगभग 14 नेता बुलाए जाते हैं जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी नेता होते हैं, पीडीपी के भी नेता होते हैं, कांग्रेस के भी नेता होते हैं, बहुत सारी पार्टियों के नेता होते हैं। लेकिन इस बैठक में जम्मू कश्मीर के वो विशेष रूप से जो पलायन करके शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं, दिल्ली में भी रह रहे हैं, जम्मू में रह रहे हैं और क्षेत्रों में वो रह रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है। जम्मू कश्मीर के भाग्य का फैसला जिस बैठक में होने जा रहा हो, उसका मूल निवासी, मूल कश्मीरी ही अगर उस बैठक में नहीं है, तो भला उस बैठक के क्या मायने हैं? अलगाववादियों, आतंकवादियों को बैठक में आप बुला लेंगे, लेकिन एक राष्ट्रवादी, एक ऐसा जो भुक्तभोगी है, जिसने पलायन का दर्द झेला है, जो पिछले कई वर्षों शरणार्थी शिविरों में रह रहा है अभी भी, और लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसी पार्टी आएगी और आई है। पहले उम्मीद करते थे कि कभी कोई पार्टी आएगी, हमारा दर्द सुनेगी, अब तो वो पार्टी जिसके लिए उम्मीद करते थे वो पार्टी है। लेकिन अगर वो पार्टी भी नजरअंदाज करने लगे इन लोगों को, तो फिर क्या होगा? क्या उनके प्रतिनिधियों को इस बैठक में नहीं बुलाया जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भारत सरकार से ये चूक है और उन्हें जम्मू कश्मीर के जो शरणार्थियों के प्रतिनिधि हैं, उनको भी जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ भी निर्णय लेने के लिए उनसे सलाह मशविरा करना जरूरी समझना चाहिए, क्योंकि वो भुक्तभोगी है और वो सरकार पर उनका ध्यान है कि वो सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। पिछली सरकार ने कम से कम अलगाववादियों, आतंकवादियों के विरोध के बाद भी, बहिष्कार के बाद भी जनगणना कराया था, गलत कराया, सही कराया, जो भी कराया था। लेकिन इस सरकार ने वहां सारी व्यवस्था ठीक होने, शांति स्थापित होने के बाद भी जनगणना नहीं कराया। ये एक बहुत चिंतन की बात है, आश्चर्य की बात है कि आखिर इसमें क्या दिक्कतें थी, क्या कमियां थी, ऐसी क्या नीतियां हैं कि जनगणना कराने से रोकती हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेश घुसपैठियों को बाहर निकाले बिना जम्मू कश्मीर की जनगणना अगर आप करा भी देते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो भी ठीक नहीं होगा। इन लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए, उसके बाद जनगणना कराया जाना चाहिए था, उसके बाद परिसीमन होना चाहिए था, फिर चुनाव डिक्लेयर करना चाहिए था। ये सब नहीं हो सका, जिसका नुकसान आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है और जम्मू के लोगों का तो होगा ही। और कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू के लोग, ये जो डेमोग्राफी चेंजेज हो रहे हैं, धीरे धीरे कुछ वर्षों में ये अल्पसंख्यक होने लगे और एक दूसरी आबादी फिर जो चारों तरफ उनके फैल रही है,
जिसको सरकार रोक नहीं पा रही है, उसके कारण पलायन करने पर मजबूर ना हो जाएं, ये भी सरकार को देखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी त्रासदी जम्मू के लोगों को कश्मीर की तरह देखना पड़ेगा और सरकार को इसके अस्थायी समाधान के बारे में विचार करना चाहिए। जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकने के लिए विशेष रूप से कदम उठाना चाहिए। एक बात मैं इसमें और जोड़ूंगा कि सरकार ने, जो पूर्व गृह मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री राजनाथ जी, बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि हम कश्मीरी विस्थापितों को कश्मीर में बसाएंगे, उनके लिए कॉलोनियां बनाएंगे, सबको वहां ले जाएंगे, रोजगार से जोड़ेंगे, उनको वहां स्थापित करेंगे। हम ये विश्वास था लोगों का कि कम से कम कश्मीर में जो असंतुलन हुआ है, कश्मीर में जो पलायन हुआ है, उसकी कुछ भरपाई होगी। लेकिन अभी तक कश्मीर में ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा सका है जिसे ये कहा जाए कि कश्मीरियों के साथ न्याय हुआ, अर्थात उन विस्थापितों के साथ न्याय हुआ। इतने वर्षों बाद ही सही, कम से कम उनको न्याय मिला और वो अपने देश को, अपने घर को वापस लौट सके। अलगाववादियों ने विरोध किया कि नहीं नहीं, उनको आप ऐसे नहीं बसा सकते, उनको आप वहां ले जाइए जहां से वो गए थे, अर्थात 10 मुसलमान के बीच में एक हिंदू जाएगा। इसके लिए हिंदू तैयार नहीं था। उन्होंने कहा भी हमारी अलग से कॉलोनियां अगर बनती हैं तो हम लोग जाएंगे, हमारी सुरक्षा का प्रबंध सरकार करती है तब हम जाएंगे, हमारी जमीनों को खाली करा के वापस देने का काम करेगी तब हम जाएंगे, और हमारे रोटी रोजगार की भी व्यवस्था वहां होनी चाहिए। सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया और सांकेतिक रूप से कुछ लोग गए होंगे, लेकिन ज्यादातर कम्युनिटीज आज भी दिल्ली में, जम्मू में इधर उधर पड़ी हुई है और बहुत सारी संख्या अभी भी शरणार्थी शिविरों में है। इस प्रकार से एक बड़ा डेमोग्राफिक जो चैलेंज है भारत के सामने, पूरे देश में है, चाहे बंगाल हो या केरल हो, कोई शायद ही कोई ऐसा अब प्रदेश हो जहां ये प्रॉब्लम ना खड़ी हो रही हो। लेकिन कश्मीर तो एक विशेष समस्या से हमेशा से जूझता रहा है और डेमोग्राफिक चैलेंज से अब जम्मू लद्दाख भी जूझ रहा है। एक बड़ी चुनौती है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिमों को तत्काल उनको वहां से हटाना चाहिए, डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए, उनको बाहर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए और किसी भी प्रकार के जो ये जनसांख्यिकीय असंतुलन हो रहे हैं, इसके कारण जो नुकसान हो रहा है समाज का, हमारे मूल निवासियों का, उनका हक मारा जा रहा है, उनके संसाधनों का दोहन हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, वो खत्म होना चाहिए ये विषय। और केंद्र सरकार से अपेक्षाएं थी, लेकिन फिलहाल पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में इस मुद्दे पर कोई खास कदम उसके आगे नहीं बढ़ सके हैं। देखना यह है कि अब आगे उसकी क्या योजना होती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट भी देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम नए नए वीडियो के साथ, नई नई समस्याओं के साथ आपके सामने आते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।